क्या वजह है कि कलेक्टर सत्ता में बैठे व्यक्ति को भी इग्नोर कर रहा है? यहाँ प्रेसिडेंट हैं और जो जो जगह विवादित है, स्टे ऑर्डर्स हैं और कंटेम्प्ट कोर्ट का एप्लीकेशन है, आप ऐसी विवादित जगह में क्यों जाएं? ये मैं बोलना चाहूँगी, पारिवारिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। एक प्रेसिडेंट के लिए, ये उनकी गरिमा के लिए डरने की क्या बात है? जो सत्य है, सत्य बोलने के लिए कोई डरने की बात नहीं है। वसुंधरा राजे की जो एक तरफा होल्ड थी बीजेपी पर, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी कई महिला चेहरों को पार्टी में ला रही है, राज परिवारों से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स वसुंधरा राजे के साथ जुड़े हुए हो। तो आप पॉलिटिक्स में नए हो, फला पॉलिटिशियंस एज अ लेडी बहुत अच्छा काम किया था कि क्या मिराज ग्रुप के साथ कोई विशेष वजहों से इस इशू को उठाया जा रहा है? कोई भी भगवान का स्थान है, आपके भी घर में है भगवान है, क्या आप उनके ऊपर चढ़ के पूजा करते हैं मंदिर के ऊपर? ये आप बताइए मुझे। इसी एरिया में राणा पूंजा को लेकर कि एक तबका कह रहा राणा पूंजा, और ये जो मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों तरफ की आवाजों के पीछे मोटिव पॉलिटिकल होते हैं। पर जैसे आपने बोली इलीगल माइनिंग की, पर जो जहाँ गलत हो रहा है तो लोगों की आवाज़, मैंने राजसमंद की जनता को बोला है कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी पार्लियामेंट में। हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजकुमार रोड, राहुल गांधी, प्रिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। जून का पहला सप्ताह राजस्थान के लिए काफी गर्म महीना होता है, उस समय काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार जून के पहले सप्ताह ने राजस्थान के सियासी गलियारों में भी गर्मी बढ़ाई, या फिर कहें कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में गर्मी बढ़ाई, क्योंकि जो बीजेपी 2014 और 2019 में 25 की 25 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप कर रही थी, उसे इस बार राजस्थान से झटका लगा। राजस्थान में वो आधी सीटों पर आ गई और इंडिया गठबंधन ने कड़ा मुकाबला दिया। राजस्थान से उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन एक अच्छी खबर आई मेवाड़ से, खबर आई राजसमंद से, जहां पर बीजेपी के टिकट पर जिनको पहली बार चुनावी मैदान में उतरे वो राजस्थान की सबसे बड़ी जीत के साथ में चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंची। महिमा सिंह जी राजसमंद से सांसद इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कांग्रेस के दामोदर जो प्रत्याशी थे दामोदर गुर्जर, उनको 3,92,223 वोटों से हराया, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी जीत थी। आज पॉलिटिकल पंचायत पर हमारे साथ चर्चा के लिए हम तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपके परिवार से पॉलिटिक्स में एक एंट्री होती है। हाँ जी। 2023 के आखिरी समय में विधानसभा के चुनाव थे। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और बीजेपी जब टिकटों का चयन कर रही थी, तो राजस्थान के अंदर कई ऐसे परिवार थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, कहा कि एक परिवार से एक ही टिकट। आपने ऐसा क्या बीजेपी को भरोसा दिलाया कि ये सीट तो हम बड़े मार्जिन के साथ निकाल के ही देंगे? क्योंकि जो सिटिंग एमपी थे दिया कुमारी जी, वो तो बन गए डिप्टी सीएम। क्या भरोसा दिलाया कि वो फॉर्मूला तोड़ करके भी आपको टिकट दिया? तो मैं सबसे पहले अपनी राजसमंद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ जीत नहीं दिलाई राजस्थान की, जैसे आपने बोला सबसे बड़ी जीत दिलाई, और ये हमारा रिश्ता है लोगों के साथ। ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका आशीर्वाद है और लोगों का आशीर्वाद है और प्रेम है जो सदियों से चला आ रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि क्यों मुझे टिकट मिली, तो शायद आप जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे पूछिए, पर उन्होंने देखा होगा शायद ये विनिंग कैंडिडेट हैं और परिवार के जुड़ाव। और जब मैं विधानसभा के चुनाव के दौरान निकली, वैसे तो हम लोगों से हमेशा ही मिलते जुलते थे सामाजिक तौर से, पर इतना प्रेम मिला और ये कहा सुनने में ये आया कि जब भी सर्वे हुआ तो लोगों ने मेरा नाम भेजा है ऊपर तक, तो शायद ये हो, और ऊपर ने दिखा हो शायद विनिंग कैंडिडेट हो, तो दोनों कॉम्बिनेशन है। और मेन परिवार से आपका चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी के कई बड़े चेहरे थे जिनकी राजसमंद सीट पे नजर थी। चुनावों से ठीक पहले 15-15 दिन फील्ड में एक्टिव हुए, यहाँ पर घूमे, लेकिन टिकट आपके कोटे आया। आपकी पार्टी से टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई थी या पार्टी ने सीधा टिकट दिया? सीधा टिकट मिला है मुझे, ऐसे बातचीत तो कुछ नहीं हुई, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं मिलती है, पर अच्छा है। और मुझे भी
लोगों के लिए, मैं निकली हूँ लोगों के लिए काम करना, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर दो इंसान एक घर से राजनीति में है तो घर भी तो चलाना है, तो मुश्किल है। पर लोगों का बहुत मन था मैं बाहर निकलूं, और उन्होंने शायद देखा कि हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं लोगों से, तो उसी के कारण मेरे ख्याल से उनके काम करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। राज परिवारों के लिए बीजेपी हमेशा कंफर्टेबल होती है। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी पर लंबा टाइम राज किया। हाँ जी। उसके बाद में वर्तमान समय में दिया कुमारी जी पॉलिटिक्स में आए, वो राजसमंद से ही सांसद रही, अभी डिप्टी सीएम है। आपका पॉलिटिक्स में आना, कुछ लोग ये बातें करते हैं कि वसुंधरा राजे की जो एक तरफा होल्ड थी बीजेपी पर, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी कई महिला चेहरों को पार्टी में ला रही है, राज परिवारों से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स वसुंधरा राजे के साथ जुड़े हुए हो, ऐसे ही फैक्टर्स के साथ में दूसरे चेहरों को निकाल करके लाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे सिर्फ लोगों से जुड़ना आता है, उनका दुख सुख सुनना आता है, और जितना भी मेरे द्वारा उनकी मदद हो सके वो मुझे करना आता है, तो मैं आगे भी वही करूँगी। और आपने जो नाम लिए हैं वसुंधरा जी के और दिया कुमारी जी के, उन्होंने बहुत काम किया है और काफ़ी बड़े नेता हैं, और काफ़ी भी महिलाएं हैं। अभी मंजू शर्मा जी भी यहाँ से जीत के गई हैं और बहुत मतों से जीत के गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को लाया जा रहा है। मंजू शर्मा जयपुर से चुनाव, हाँ जयपुर से, और मंजू शर्मा भी आई हैं, और एक महिला होने के नाते वो सेंसिटिविटी होती है, लोगों के दुख सुख समझने की भावना होती है, तो हम लोग लोगों से जुड़े रहते हैं। वसुंधरा राजे को लेकर आपकी क्या राय है? वो इतनी बड़ी नेता हैं और उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जब मैं जीत कर आई हूँ। आप राजसमंद से सांसद है, राजसमंद इंडस्ट्रियल तौर पर काफ़ी संभावनाओं को लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इलीगल माइनिंग बड़ा इशू है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, माइनिंग की भी बहुत स्कोप है, लेकिन अभी जितनी भी हो रही सब इलीगल हो रही है। जैसे कि मैं अभी मेरे आए 2-3 महीने हुए हैं, और मेरा ऑफिस राजसमंद में है, और जितने भी हमारे एमएलए हैं राजसमंद के, तो जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम लोग का प्राथमिकता यही रहती है कि ये समस्याओं से हम सुलझाएं उनको। और अभी बीच में भी कोई दुर्घटना हो गई थी, तो मेरा और जो एमएलए साहब हैं महाराज कुमार साहब, विश्वराज सिंह जी, हम लोग ने मिलकर उनको कॉम्पनसेशन दिलवाया। और जो भी समस्याएं हैं, जैसे डंपिंग की है, कुछ भी है, और अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में हूँ, तो ये चर्चा हमने कमेटी में भी की है कि यहाँ पर ये जो माइनिंग हो रही है, उसके बाद जो पोल्यूशन हो रहा है, डंपिंग हो रहा है, और जानवर मेन चीज़ है, जो यहाँ के जानवर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो आकर, क्योंकि रोज़ मुझे सुनने में आता है कि यहाँ पैंथर ने मारा, उधर पैंथर ने मारा, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीज़ों पर चर्चा जारी है, और अभी तो शुरुआत है। इलीगल माइनिंग रोकना राजसमंद में आप बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, काम करना है, चाहे इलीगल है चाहे लीगल है, हर चीज़ को हमको सही तरीके से काम करना है। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि राजस्थान से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक नेता, सांसद, जिन्होंने दिल्ली में राजस्थान के किसी एक मार्बल एरिया में इलीगल माइनिंग और कुछ बड़े घोटाले को लेकर दिल्ली में मुद्दा उठाया था, तो उनको बड़ा पॉलिटिकल नुकसान झेलना पड़ा, जिनके लिए बड़ी संभावनाएं थी लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। तो अक्सर ऐसे बड़े मामलों में पॉलिटिशियन भी एंट्री करने से बचते हैं, क्योंकि इलीगल माइनिंग बहुत बड़ा कारोबार है। आप उसे रोकने के लिए कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करूँगी। जैसे मैंने बोला, मैंने वो बात तो उठाई दी है। मैंने जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स कमेटी की मैं मेंबर हूँ, मैंने तो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया नाथद्वारा का। तो इसमें डरने की क्या बात है? जो सत्य है, सत्य बोलने के लिए कोई डरने की बात नहीं है। जब नाथद्वारा के मंदिर की वो शिव मूर्ति की बात थी, तो मैंने ये पार्लियामेंट में ये बात रखी थी कि वो कोई भी भगवान का स्थान है, आपके भी घर में है भगवान है, क्या आप उनके ऊपर चढ़ के पूजा करते हैं मंदिर के ऊपर? ये आप बताइए मुझे। कहीं पे भी मेरा जन्म बनारस में हुआ है, और उनकी कृपा से मैं यहाँ एकलिंगनाथ की नगरी में हूँ, तो ये देख के बहुत दुख लगता है। तो मैंने तो ये बात उठाई है, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने शून्यकाल में बिल्कुल ये मुद्दा उठाया स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को लेकर के। इससे पहले विधानसभा में उठा था, उसके बाद में आपने इसको लोकसभा में उठाया, तो फिर ये चर्चाएं चली कि जो मैंने अभी
क्वेश्चन पिछले इंटरव्यूज में भी पूछा था कि क्या मिराज ग्रुप के साथ कोई विशेष वजहों से इस इशू को उठाया जा रहा है, या जो आप इसका धार्मिक पहलू कह रहे हैं उस वजह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है? मैंने तो धार्मिक, बाकी मुझे अगर कोई अपना काम कर रहा है शांति से हम काम करें, हम क्यों उनको परेशान करने जाएंगे। पर जैसे आपने बोली इल्लीगल माइनिंग की, पर जो जहाँ गलत हो रहा है तो लोगों की आवाज़, मैंने राजसमंद की जनता को बोला है कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी पार्लियामेंट में। तो जो लोग मुझको बोलते हैं और जो मुझे सही लगता है उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। ओके, आपके पार्लियामेंट में ही सहयोगी है, सांसद है बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जैसा हाँ। मैंने अभी जिक्र किया, वो एक अलग पॉलिटिक्स लाइन को लेकर के वहाँ पहुँचे जहाँ आप भी पहुँचे हैं। उन्होंने भी इस बार इलेक्शन काफ़ी हाई प्रोफाइल इलेक्शन लड़ा, चुनाव, हालांकि सबसे बड़ी जीत राजस्थान के आपके हाथ रही बीजेपी की, लेकिन जो आपके पार्लियामेंट के सहयोगी है वो इस एरिया में कंटिन्यू अपनी राजनीतिक दायरों को बढ़ाते जा रहे हैं, और ये दायरे आने वाले समय में आपके राजनीतिक जो क्षेत्र है वहां तक पहुंचेंगे। वो एक अलग लाइन को लेकर के चल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, एक जो हिंदू वोट बैंक है उसमें जो बीजेपी का कंफर्ट जोन है उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेवाड़ का इतिहास जानते हैं तो 1500 वर्षों में आपने देखा है कि यहाँ पर 3600 कौम को साथ लेके चला जाता है, और यहाँ के लोग को इतनी जानकारी है कि 3600 कौम का एक ही बराबर इज्जत होता है। और आपने महाराणा प्रताप को देखा होगा कि बचपन से वो जंगलों में रहे हैं, और जब वो बड़े हुए हैं तो वो सबके बीच में साथ बैठकर खाते थे, खेलते थे, और उन्होंने युद्ध भी उनसे सीखा है, जो भीलों के बीच में रह के, भीलों भाई के बीच में रह के ये सब सीखा है। तो मैं ये सोचती हूँ ये सब 3600 कौम मेरे ख्याल से सब एक बराबर है, और हमको सबको मिलकर लड़ाई साथ लड़नी है। और जब मैं चुनाव के दौरान निकली भी तो मैंने यही बोला है कि जितनी भी हमारे 3600 कौम है हम सब मिलकर साथ काम करेंगे और सबके लिए एक बराबर। तो मेवाड़ में ये बात मेरे ख्याल से सच नहीं है। इसी एरिया में राणा पूंजा को लेकर विवाद उठ रहा है कि एक तबका कह रहा राणा पूंजा भील थे और एक तबका कह रहा, और ये जो मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों तरफ की आवाज़ों के पीछे मोटिव पॉलिटिकल होते हैं कि इसके जरिए कैसे एक वोट बैंक को साधा जा सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये सब सोशल इश्यूज़ हैं, हम इनको सोशल रहने दें, और जो जिसकी जहाँ इज्जत है हम उसको, और जो सही है सब हिस्टोरियंस और सबको पता है, तो हम उसमें विवाद क्यों करना चाहते हैं। ओके, अब मैं आऊँगा एक ताज़ा मसले पर, राष्ट्रपति की विजिट को लेकर के आपने भी उसमें बयान दिया, उसमें आपने आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या मामला है? और सबसे ज़्यादा मेरा फिर चर्चा में रहेगा सेंटर पॉइंट कलेक्टर। क्या वजह है कि कलेक्टर सत्ता में बैठे व्यक्ति को भी इग्नोर कर रहा है? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ प्रेसिडेंट हैं, और जो जगह विवादित है, स्टे ऑर्डर्स हैं और कंटेम्प्ट कोर्ट का एप्लीकेशन है, आप ऐसी विवादित जगह में क्यों जाएं? क्योंकि प्रेसिडेंट की एक गरिमा होती है, और वो कहीं जाएंगे तो उसका प्रभाव सही नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम आप पूछते हैं कि आपके रोल मॉडल कौन है, ठीक है ना, तो हम बड़ों को देख के हर चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप कुछ कहाँ गलत कमियां होंगी तो मैं एक यहाँ के नागरिक हूँ, सबसे पहले मेरा है कि मैं अपने घर की रक्षा करूँगी। अगर मैं घर की रक्षा करूँगी तभी मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने लोगों की भी रक्षा उसी तरह कर पाऊँगी, उनकी आवाज़ उठाऊँगी। तो जैसे कि हमको पता चला, मैंने सब लोगों से, जितने भी प्रेसिडेंट के एसडीओ थे जो यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज है, मेरी सबसे बात हुई और मैंने पूरी सूचना सबको वहाँ तक पहुँचाई है। उस समय कार्यक्रम के अंदर गवर्नर थे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी थे, इनमें से किसी से आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं, क्योंकि हमको एक दिन पहले ये बात पता चली। तो और जैसे हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, और मेन चीज़ है ये हमारा घर है, तो अगर जहाँ कहीं पे भी गलत होता है तो आवाज़ तो एक नागरिक को उठानी ही पड़ती है। हाँ, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, और मैंने सीएमओ से वहाँ बात की, फिर इनसे बात, उन्होंने बोला कि मैंने तो इतना ही बोल दिया विवादित है। तो ये आपकी सोचने वाली बात होनी चाहिए कि आप कहीं के, आप यहाँ के कलेक्टर हैं पूरे उदयपुर संभाग के, तो आपको ये सूचना होनी चाहिए। सीएमओ में आपके अधिकारियों से बात हुई थी या खुद सीएम से बात हुई थी? नहीं, मैंने सीएम से नहीं, उनके जो मेन अधिकारी है उनसे जो है उनसे बात हुई थी। तो ये तो
टाल मटोल वाली बात है। एक अखबारों में जो खबरें छपी थी उसमें जो दूसरा पक्ष है उनका ये तर्क आया था कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये पारिवारिक कार्यक्रम था। ये मैं बोलना चाहूँगी, पारिवारिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। एक प्रेसिडेंट के लिए, ये उनकी गरिमा के लिए आप जाइए, पर आप देखिए वो विवादित जगह नहीं होनी चाहिए, और ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है और इसको पता करना बहुत ज़रूरी है। ये जो विवाद चल रहा है, अगर क्योंकि इस लोगों का जब पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। क्या लगता है ये कब तक सुलझ जाएगा? हमको तो लगता है इतनी जल्दी सुलझ जाए अच्छा है। ओके। एक चर्चा जो राणा पूंजा को लेकर के आपने की है, एक लोगों के हमने जब इंटरव्यू से पहले बातें की, लोगों से कमेंट बॉक्स के जरिए उनसे सवाल पूछे, तो उसमें लोगों ने, चूंकि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो नागौर के कई विधानसभा क्षेत्रों को काफ़ी मेड़ता, डेगाना, ब्यावर, चेतारन, तो डेगाना में एक ITI कॉलेज को लेकर लोगों ने वहाँ कमेंट बॉक्स में कहा कि अगर सांसद साहिबा से अगर आपकी बातचीत हो तो ये वाली डिमांड ज़रूर रखिएगा उनके सामने। बिल्कुल, मैं उन सबके टच में हूँ, सबसे बातें होती रहती है, और मेरी आदत है, मैं जितने MLA गढ़ हैं मैं उनसे सीधे बात करती हूँ, और ये बात है पहले भी, तो मैं ज़रूर जब मैं पार्लियामेंट जाऊँगी तो आप इंटरव्यू के जरिए वहाँ के लोगों को भरोसा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ITI बिल्कुल, उनको पता है। अभी भी मैं डिगाना से आई हूँ, और जो जी उनकी कृषि विद्यालय और बाकी जितने भी उन्होंने बोला था, मैंने आगे तक लेटर भेज दिए हैं, और ये भी जो उनकी डिमांड है, मैं बिल्कुल जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलूंगी और बात करूंगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि काम हो। एक जब हम कल यहाँ आने से पहले रिसर्च कर रहे थे कि राजस्थान के सांसदों ने सवाल कितने उठाए, तो उसमें संख्या काफ़ी कम आ रही थी आपकी संसद के अंदर सवालों को लेकर, हालांकि अभी तक समय कम ही हुआ है। देखिए, मैंने तो जो ज़रूरी सवाल था मैंने उठा दिया था, नाथद्वारा के बारे में, मंदिर के बारे में, और मैंने सबसे बड़ा ये बात कही थी कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं ये जात, और मैं उस घर से आ रही हूँ जहाँ पर 3600 कौम को साथ लेके, अब इससे बड़ी बात क्या बोल सकते हैं। तो जब आदमी बोले तो कुछ वजन हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बात होते हैं कि 10 लोग बोल चुके हैं, वो बात बोलने से फ़ायदा क्या है। तो जो ज़रूरी मुद्दे हम लोग बिल्कुल उठाएंगे। सार्वजनिक जीवन और विशेष तौर से पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए एक चैलेंजिंग सेक्टर भी है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद तक भी पहुंची, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वसुंधरा राजे ने राजस्थान में लंबे टाइम तक रूल किया था। तो आप पॉलिटिक्स में नए हो, आप किनको अपना आदर्श मान करके कि फला पॉलिटिशियंस एज अ लेडी बहुत अच्छा काम किया था, मैं उनको स्टडी करूंगी, उनको ऑब्जर्व करूंगी, और उसके आधार पर आप किनको अपना आदर्श मानते हैं? एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, जिसमें जब हम पढ़ते हैं सब में कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, हमको सबसे सीखना चाहिए। और हमारे घर में हमारी माँ है, हमारी सासू माँ है, महारानी साहब हैं, और उन लोग ने भी बहुत संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जी है, तो उनसे सीखने को मिलता है। मैं बहुत छोटी थी और मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माँ बहुत कम उम्र की थी, 28-29 साल की, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। तो आप सोच सकते हो, तो मैंने बचपन से संघर्ष देखा है। सेफ गली होती है, क्योंकि राज परिवारों की अपनी समाज सेवा और सोशल वर्क की एक लंबी हिस्ट्री होती है, तो किसी पॉलिटिशियन को आइडियल बनाने की बजाय अपने ही मैंने बोला कि मैं उसी लेगेसी को आइडियल बना मैंने क्या बोला आपको, जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ है हमको सबसे सीखना चाहिए। चाहे अपने घर में काम करने वाले वर्कर्स हों या गार्डनर्स हों, सब महिलाएं देखिए यहाँ पर हमारे बाग में सब काम करने को सबसे सीखने को मिलता है। और जो आपने सबकी बात की है उन सबसे मैं, जो अच्छे हैं सब पॉइंट सीखना पड़ता है सबसे, और जो हमारे परिवार में भी हैं उनसे सीखना पड़ता है। जैसे अपने माताजी का संघर्ष बोला, मेरे महारानी साहब हैं, उन्होंने इतनी बड़ी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जी है, सबसे सीखने को मिलता है। आप जिनके बीच में रहते हैं उनसे सीखते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। और हमारे यहाँ तो आपने देखा है, मेवाड़ में चाहे महारानी पद्मिनी हो, चाहे पन्ना दाई हो, चाहे रानी हाडी हो, और हमारी मीरा माँ हैं। तो जब घर में सीखने को है और बाहर सीखना है तो बिल्कुल सबसे सीखेंगे हम और आगे। बिल्कुल। चलिए, सबसे आखिर में फिर से रैपिड फायर का टाइम आ गया है। कुछ नाम लूँगा, वो आपके संसद के सहयोगी भी हो सकते हैं, वो स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़े भी हो सकते हैं। उनको लेकर के वो आप उस व्यक्ति के बारे में जब सोचते हैं तो वो कैसा व्यक्ति है? अच्छा। क्या जहन में आता है? शुरुआत में वसुंधरा राजे से ही करूँगा। बहुत गद्दावर नेता है, बहुत मजबूत है। ओके। दिया कुमारी?
बहुत अच्छा स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है और हमारी फैमिली जानती है एक दूसरे को अच्छे से। मैं रैपिड फायर में आगे बढ़ने से पहले इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछूंगा। आपके टिकट को लेकर जब चर्चाएं हुई थी तो आ, दिया कुमारी जी को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनको भरोसे में लिया गया, या पार्टी नेतृत्व का फैसला था और आपने उसे स्वीकार किया? देखिए जैसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक परिवार से दो तो थे को नहीं लिया जाता जैसे आप कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सब कोई इसमें जुड़ी आवाज़ थी, पर जितने सीनियर्स हैं उन्होंने लिया, और बाकी अंदर की बात तो मुझे नहीं पता, आप जानते हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। राजेंद्र राठौड़? हाँ, मैं उनसे मिलूँ, उन्होंने बोला है कि कभी भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बोलिएगा। ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत? टूरिज़्म मिनिस्टर हैं। डेजिग्नेशन है, वो व्यक्तित्व के आधार में कैसे व्यक्ति है, एज अ पॉलिटिशियन वो कैसे ठीक है, व्यक्ति मैं उनको एक टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर के जानती हूँ। ओके। राजकुमार रोत? कर रहे हैं, अपनी दिशा में जा रहे हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि जो भी करें सबकी भलाई और अच्छे के लिए करें, क्योंकि हम सब इस एरिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है। एक तरफ राजकुमार रोत आपके संसदीय क्षेत्र के दहलीज तक है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल मिले हैं, पार्लियामेंट में मिले हैं मुझसे, कैसे बातचीत। नेता है? देखिए, मैंने क्या बोला आपको, मैं राजनीति नहीं आती, मुझसे मिले और शिष्टाचार भेंट हुई। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है, कैसे नेता है? राहुल गांधी, मैं क्या बोलूँ। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी हमारे बनारस से सांसद हैं, तो सबसे बड़ी तो वही है, मैं बनारस की हूँ। ओके, चलो राजस्थान के नेताओं में वापस रहते हैं। अशोक गहलोत? मैं ये कहना चाहूँगी सीनियर कांग्रेस नेता हैं। ओके। सीपी जोशी? सीपी जोशी भी सीनियर नेता है, मैं मिली हूँ उनसे। ओके। सचिन पायलट? यंग लीडर हैं, अच्छा Politics- काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स का पहला फॉर्मूला होता है कम बोलो। वो कहते हैं ना, मण सोचो कण बोलो, वो वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया उसके लिए, और पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के जहन में जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल हमने पूछने की आपको कोशिश की है। आपने अपने राजनीतिक सहजता के हिसाब से उसके जवाब दिए। पॉलिटिकल पंचायत पर हम फिर आपसे होगी मुलाकात ऐसे ही किसी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ में, आपसे जुड़े हुए सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। इस पूरी चर्चा को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उससे जुड़ा कोई विशेष सवाल होगा तो हम फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक की ये डिमांड जो वहां वो लिख नहीं पाए थे इंटरव्यू से पहले, उसके बाद में आ गई थी। बिल्कुल। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।